इजराइल के हमले में, आईडीएफ के हमले में हूती प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत। हमले में पीएम समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए जिस वक्त हमला हुआ, जिस इमारत में हूती प्रधानमंत्री बैठा कर रहे थे अपने मंत्रियों के साथ, अपनी कैबिनेट के साथ, उस दौरान इसी इमारत पर हमला हुआ। फिर यह आग का गोला उठता हुआ नजर आ रहा है। हूती प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान यह अटैक हुआ। 2 डिप्टी पीएम, विदेश मंत्री भी मारे गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं यमन से, जहां पर हूती प्रधानमंत्री की मौत। और जैसा एक बार फिर से क्लैरिफाई आपको करना चाहेंगे, अभी अभी हमारे सहयोगी मनीष झा भी आपको बता रहे थे, अगर यमन की बात करें तो वहां की सरकार अलग है और जो हूती विद्रोही हैं वो एक अपनी अलग सरकार चलाते हैं। वहां पर उनके अपने प्रधानमंत्री, अपनी कैबिनेट है। और हूती विद्रोहियों के ही प्रधानमंत्री की जब बैठक चल रही थी, उस दौरान यह हमला हुआ और उस हमले की तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यह है कि क्या इसके बाद जो हूती विद्रोही है वो शांत हो जाएंगे, क्योंकि यही वो टॉप लीडरशिप है जो लगातार गाइड करती थी, जो लगातार आदेश देती थी इजराइल पर अटैक के लिए। प्रगति। बिल्कुल, और हमले में पीएम समेत 10 मंत्री मारे गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी तबाही और इजराइल हमले में हूती नेतृत्व तबाह हो गया है। टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। इस दौरान जब गाजा में एक के बाद एक अटैक हो रहे थे तो हूती विद्रोही वही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिलिस्तीन का समर्थन किया था। हूती के पीएम समेत सभी नेता इस अटैक के दौरान मारे गए हैं। यमन में इजराइल के हमले में भारी तबाही देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सभी एक वर्कशॉप में शामिल हुए थे, हिस्सा थे, और उसी दौरान ये हमला होता है और टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। विद्रोही सशस्त्र समूह हूती पर यह हमला हुआ और उसके बाद पीएम समेत जो टॉप लीडर है उनके खात्मे की खबर है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हूती प्रधानमंत्री की तस्वीर भी आपके सामने। हूती सूचना मंत्री, न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मारे गए हैं। रक्षा मंत्री के बुरी तरह से घायल होने की खबर है। इजरायली हमले में हूती उपगृह मंत्री की मौत हो गई है। यमन पर यह हाल फिलहाल का सबसे बड़ा अटैक। और जैसा मनीष झा भी अपडेट भी दे रहे थे, एक हफ्ते पहले, 7 दिन पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल करके जो हमला किया गया था, डेडली अटैक किया गया था, यह उसका बदला माना जा रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने हूती विद्रोही बन रहे थे। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती विद्रोही लगातार अपनी ताकत इजराइल के खिलाफ दिखा रहे थे और यही वजह है कि इनका खात्मा करना, ऐसा करने के लिए वही कदम उठाया जो ईरान में हमने देखा, कैसे वहां की टॉप लीडरशिप पर अटैक किया गया इजराइल की तरफ से, और अब टॉप लीडरशिप का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से इस अटैक में, जहां पर हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री मारे गए हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस पूरे मैटर में क्या ये मान लिया जाए कि इजराइल की जो लड़ाई थी प्रॉक्सीज के खिलाफ, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार है? चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपने टारगेट के लिए वचनबद्ध है और अगले जो लोग भी टारगेट है शायद वो भी तैयार रहें, क्योंकि ये बात तो बहुत पहले से तय थी कि हूती लीडरशिप को इजराइल आज नहीं तो कल खत्म करेगा, वो कर दिया। बिल्कुल रवि, देखिए अगर आपको यहाँ की तस्वीरें दिख रही होगी तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल की ये कार्रवाई इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। वो इसलिए भी क्योंकि अक्टूबर 2023 के बाद जो हमास का हमला हुआ, तब से लगातार हूती ने इजराइल पर नाक में दम कर रखा था। लगातार वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइलें आ रही थी और उसके जवाब में कई बार कार्रवाई हुई, लेकिन वो कार्रवाई तभी काफ़ी नहीं थी। और उस समय इजराइल का ध्यान पहले हमास से निपटने में था, उसके बाद हिजबुल्लाह से निपटने में था। जब इजराइल उससे फ्री हुआ तो फिर ईरान से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस बीच हुआ ये कि हूती की तरफ से लगातार मिसाइल अटैक कर रहे थे और पिछले हफ्ते जब हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर बम से लगे मिसाइल से अटैक किया तो वो इजराइल के लिए करो या मरो की स्थिति
स्थिति था कि अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करनी होगी और उन्होंने कर दिया। उसके बाद बीते एक हफ्ते के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से की और एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिला था कि एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी हूती संगठनों की और ठीक उसी को टारगेट किया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईरान के टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म किया, जिस तरीके से कि हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म किया गया था, ठीक उसी तरह से यमन में हूती विद्रोहियों की टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया इजराइल ने अपने अटैक के जरिए। और ये कहा जा रहा था कि इसके लिए इजराइल ने वहाँ से पहले इंटेलिजेंस गैदर किया और एक एक जानकारी के बाद अब इसमें किसने मदद की, क्या यमन की सरकार ने मदद की, लेकिन निश्चित तौर पर लोकल सपोर्ट मिला, लोकल इंटेलिजेंस मिला और पिछले 2 साल से लगातार इजराइल इसको लेकर कार्रवाई कर रहा था और आखिरकार इजराइल को एक बड़ी सफलता मिली जब यमन के हूती विद्रोहियों की टॉप लीडरशिप, जिनका उन्होंने प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और तमाम दूसरे मंत्रियों के तौर पर, यानी यमन की सरकार के भीतर की जो सरकार वो चला रहे थे, उसको पूरी तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। चूंकि मैं अभी चीन में मौजूद हूं तो मैं आपको बता दूं कि चीन भी यमन में हूती विद्रोहियों को काफी मदद कर रहा था और इजराइल का यह भी आरोप था कि चीन की तरफ से यमन में हूती विद्रोहियों को हथियार तक पहुंचाए जा रहे थे, रसद पहुंचाए जा रहे थे। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि एससीओ के इस मंच पर मौजूद रहकर भी TV9 की टीम आपको ये बता रही है कि इस हमले से जाहिर है चीन को भी एक चिंता हुई होगी। बिल्कुल मनीष, और आपने सही कहा। और देखिए ईरान का एक बड़ा प्रॉक्सी भी है जो हूती विद्रोही, और ईरान जो कि एससीओ का एक मेंबर कंट्री भी है, उसकी भी जो टॉप लीडरशिप है वो वहां पर पहुंची हुई है। तो क्या है कि बड़ा सेटबैक ईरान को भी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सुशील सिंघल सर इस वक्त हमारे साथ है और भी तमाम जो खास मेहमान है उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सुशील सर ये बताइए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है, जो गाइड कर रही थी, जो हमलों का आदेश दे रही थी, जो रणनीति बना रही थी इजराइल के खिलाफ हमलों को लेकर, तो क्या अब इसी के साथ ये माने कि हूती विद्रोहियों के हमले बंद हो जाएंगे या इसके बाद ईरान और हूती विद्रोही और एग्रेसिव हो सकते हैं? देखिए कृपा शंकर, बात यह है कि जो हूती लीडरशिप, ये बहुत बड़ा सेटबैक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उनकी जो मीटिंग हो रही थी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने हमला किया, तो क्लियरली दिखाता है कि इजराइल की कितनी पकड़ है इंटेलिजेंस के मामले में और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनको। लेकिन मेरा अपना इस बारे में मानना है कि जहाँ तक हूती लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो मेरे विचार से इनका डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्योंकि जो हूती प्राइम मिनिस्टर थे वो टेक्नोक्रेट थे, वो जो है बहुत ज़्यादा लीडरशिप उनका डायरेक्शंस का नहीं था। लेकिन उनका जो सुप्रीम जो उनकी काउंसिल है, उसके जो चेयरमैन है, आई थिंक उनका जो है दबदबा बढ़ेगा और हूती मेरे विचार से अभी जो है हमला बढ़ाएंगे ड्रोन, क्योंकि वो बदला लेना दिखाना चाहेंगे, अदरवाइज तो नहीं तो वो खुद खत्म हो जाएंगे। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें जो है अभी लड़ाई ये भड़केगी और ये इजराइल के ऊपर, शिपिंग लाइन के ऊपर, वहां पर जो है, क्योंकि वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट शिपिंग लाइन वहां से पास थ्रू होती हैं, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट ट्रंप, जिस ट्रिपल एच की हम बात कर रहे थे, हमास, हिजबुल्लाह और हूती, उनकी सारी लीडरशिप को इजराइल ने 1 by 1 खत्म किया। यह बात किसी से छिपी नहीं। इसका मतलब यह है कि एक सीरीज में जो योजना थी इजराइल की, उसमें वो लगा हुआ था और आज भी वो कामयाब ही हो रहा है, चाहे समर्थन में कोई भी रहे। मुख्य रूप से तो ईरान ही रहा है बैकअप में, लेकिन ये ट्रिपल एच के हेड्स को खत्म करना अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि, कितनी बड़ी सफलता है इन प्रॉक्सी से, जिनसे इजराइल दशकों तक परेशान रहा। नहीं, इसमें बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इजराइल जो अपनी एक पॉलिसी के तहत चल रहा है और कोशिश कर रहा है उनकी लीडरशिप को ख़त्म करने की। लेकिन समस्या यह है कि इनकी जो लीडरशिप है इतनी वेल एंट्रेंच्ड है कि वो दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी हूती के बारे में बात की, अब उसमें एक और लीडरशिप ऑलरेडी है वहाँ पे, तो वो उसको टेक ओवर करेंगे। तो समस्या यह है कि इजराइल बहुत सही कर रहा है अपने हिसाब से और उनकी लीडरशिप, जो भी लीडरशिप आती है उसको खत्म कर देता है। यानी सुशील सर, जो संसाधन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंटैक्ट है। कौन इसको लीड करेगा ये वो तय कर सकते हैं, भले अभी टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया हो। एक और बड़ी खबर सर क्या आ रही है, इसका हम रुख करें। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा बयान, ईरान पर फिर से हमला करेंगे, योव गैलेंट ये बोल रहे हैं। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा बयान दिया गया, स्टेटमेंट। ईरान पर हमले का दूसरा चरण बहुत जल्द। तो ना सिर्फ प्रॉक्सीज के खिलाफ ही हमले को लेकर, हमले के बाद यह युद्ध रुकने वाला, बल्कि जो पहले से, और इस बात को लेकर TV9 भारतवर्ष ने पहले भी कहा था कि जो मौजूदा एक जो सीजफायर हमने देखा, जो एक हमने युद्ध में जो हमने देखा एक ब्रेक लगा, वो बहुत ही अकालिक हो सकता है, क्योंकि बहुत जल्द इजराइल और ईरान एक बार फिर से भिड़ सकते हैं। और इस पर मुहर कौन लगा रहे हैं?
इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट की तरफ से बहुत बड़ा बयान। ईरान पर फिर से हमला करेंगे, यह कहा गया है। ईरान पर हमले का दूसरा चरण बहुत जल्द शुरू होगा, क्योंकि मुख्य जो मसला था, मुद्दा था, वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए मनीष, जब सीज फायर हुआ था तब उसके बाद मैंने आपसे बात भी की थी और आपने बोला था कि नहीं, अभी जो मौजूदा हालात है उसमें ये मानकर चलिए कि कभी भी इजराइल और ईरान फिर से भिड़ सकते हैं। और योव गैलेंट इसी पूरे संभावना पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए करुणा, बात सीधी सी है कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इजराइल को लगेगा कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो गया है। और सुरक्षित वो कब होगा? जब ईरान की जो चुनौती है उससे वो निपट ले। ये हालांकि आसान नहीं होगा। ईरान और इजराइल के जून में हुए 12 दिन की जंग में हमने देखा था कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन हाँ, ईरान ने जो प्रॉक्सी क्रिएट किए थे, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, उनके खिलाफ इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी थी और उसमें एक के बाद एक तीनों संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म हुई और उन तीनों संगठनों को पूरी तरह से कमजोर ना सही, लेकिन उसमें ज्यादातर उसे कमजोर कर दिया गया। अब असली चुनौती बाकी है, और असली चुनौती मतलब अगर मैं इसको आसान भाषा में कहूं तो राम और रावण के युद्ध में अगर रावण के जो अलग अलग, हालांकि यहां पर मैं कैरिकेचर नहीं करना चाहूंगा कि कौन रावण है कौन राम है, लेकिन जिस तरह से कि रावण के विभीषण को छोड़कर जो बाकी और उसके साथ के जितने भी थे उन सबको जब मार दिया गया तो आखिर में लड़ाई किससे हुई? रावण से। तो इजराइल की नज़र में ईरान वही रावण है जो अलग अलग प्रॉक्सी को पहले लड़ने के लिए भेज रहा था और अब उससे असली लड़ाई होनी है। इजराइल और ईरान की असली लड़ाई बाकी है। अभी तो ट्रेलर हुआ था जो हमने देखा 12 दिन के जंग में, लेकिन यह भी बात सही है कि पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के पास किस तरह के एक से बढ़कर एक बैलिस्टिक मिसाइल थे। तो जब ईरान और इजराइल की जंग होगी तो उसका क्या परिणाम होगा वो किसी को नहीं पता। लेकिन इजराइल का यह भी कहना है कि एक ना एक दिन तो वो लड़ाई होकर ही रहेगी, क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत जुटा ली है और ईरान भी ये बात कहता है कि वो धरती से इजराइल का अस्तित्व मिटा देगा। तो ऐसी स्थिति में वो जंग तय है। लेकिन उससे पहले इजराइल ने एक बड़ी कामयाबी इस रूप में हासिल की कि ईरान के सभी प्रॉक्सी को एक के बाद एक खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अब ईरान को जो साइड से कोई मदद करता वो नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए, हमास खत्म, हिजबुल्लाह खत्म, हूती खत्म, सीरिया जो महत्वपूर्ण सहयोगी हुआ करता था ईरान का, सीरिया की भी सरकार बदल गई और आज की तारीख में सीरिया भी ईरान की मदद नहीं करेगा। तो अब असली लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में होनी है और जिसके लिए दोनों तैयार हैं। और जब एक बार वो लड़ाई छिड़ेगी तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम विनाशकारी होगा। बिल्कुल मनीष, और ये भी हमें देखना होगा कि ये जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे ये हिजबुल्लाह की बात करें, हूती की बात करें, हमास को भी ईरान का ही समर्थन था। ईरान के समर्थन, संसाधन, ट्रेनिंग के बदौलत ये इजराइल के लिए थ्रेट थे। तो कहीं ना कहीं वन बाय वन अगर इनको इस तरह से इजराइल डील कर रहा है तो ये भी ईरान के को कमजोर करने की ही नीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमें याद है कि ईरान की लड़ाई के दौरान हूती की तरफ से भी, हिजबुल्लाह की तरफ से भी और हमास की तरफ से इंगेज करने की कोशिश इजराइल को की गई थी। और ये देखिए, दो तस्वीरें हैं, दो बड़ी खबरें हैं आज की जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। पहली तो चीन में एससीओ की बैठक, दुनिया भर की निगाहें, खासकर ट्रंप की निगाहें जरूर होंगी एससीओ में भारत की उपस्थिति, रूस की उपस्थिति चीन में। और दूसरी खबर देखिए, हूती में जो कैबिनेट थी उस पर ही हमला कर दिया गया इजराइल की तरफ से, हूती के प्राइम मिनिस्टर को एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने। तो ये जो दो बड़ी खबरें हैं आज की, ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा डेवलपमेंट। एक तरफ दुनिया में जहां एक नए ध्रुव की कल्पना की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग जारी। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सतीश आपको नजर आ रहे होंगे और मनन द्विवेदी, डॉक्टर मनन द्विवेदी हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी सर, सवाल यहां पर यह आके रुकता है कि क्या इजराइल सीधे बड़े पेड़ को काटने की जगह जड़ों को धीरे धीरे काट रहा है? क्योंकि सीधे टकराकर ईरान से इजराइल ने देख लिया क्या हो सकता है, जंग कितनी लंबी खिंच सकती है। जी, मुझे ये लगता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कई बार कि ईरान को थोड़ा ज़्यादा हाइप किया जाता है। मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा, मैं सिविल सोसाइटल नैरेटिव की और एकेडमिक नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। अगर हम शक्तियाँ देखें, सामरिक शक्तियाँ, मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें इजराइल और ईरान की, तो ईरान के पास जो आयुध मौजूद हैं वो वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज या कोल्ड वॉर विंटेज के हैं। और जब पहली बार अमेरिकन ने बॉम्बिंग की ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में,
तो वहाँ पर ये पाया गया कि पूरी तरीके से एक दिन के अंदर या आधे दिन के अंदर इजराइल और अमेरिकन वॉर प्लेन्स ने एयर सुपीरियॉरिटी वहाँ पर हासिल कर ली, और जो उनके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो उनके एंटी एयरक्राफ्ट वेपन्स हैं, वे बड़े विंटेज टाइप के साबित हुए जो कि हैं। और दूसरी बात ये कि नॉन स्टेट एक्टर हैं हिजबुल्ला, हमास और हुतीज, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और नॉन स्टेट एक्टर के पास एक ही मौका रहता है कि वो किसी तरीके का चमत्कारिक प्रभाव बताए, किसी प्रकार का स्पेक्टेकुलर प्रभाव बताए, क्योंकि जो स्टेट एक्टर है वो है इजराइल और अमेरिका। लेकिन इसको उलट के भी तो देख सकते हैं, ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो ईरान के बिहाफ पे इजराइल से सालों भर ऑल वेदर वॉर में एंगेज करके रखते हैं। तीनों जो सीमाएं हैं वहां पर इजराइल कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहा ही है, ये हमने भी देखा है। आज ये बड़ी कार्रवाई इजराइल कर रहा है, लेकिन लंबे समय से ये जंग तो चली रही थी। द्विवेदी सर। हाँ, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि इजराइल चारों तरफ से अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है। हम यहाँ पर कोई धर्म युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, पर अगर कूटनीतिक आयाम देखें और राजनीतिक आयाम देखें तो हम पाएंगे कि इजराइल को एक तरीके से पूरे ही वेस्ट एशिया में शुरू से 1947 से नकबा के टाइम पे 1965 में गैलीली वॉर के टाइम पे वाटर डिवीजन के लिए जो लड़ाई हुई थी, और 71 के अरब इजराइल वॉर में जो यौम किप्पूर वॉर के नाम से कहलाया जाता है। तो मुझे लगता है इजराइल की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये कि वो अभी तक सरवाइव कर पाया है, और इसमें उसे अमेरिका का साथ मिला है। पर जहाँ तक हुतीज की बात करें तो अमेरिका ने तो पहले ही पैक्ट करके वो लोग वहाँ से साइड हो गए कि भाई हुतीज हमारे टैंकर्स को और हमारे शिप्स को जाने दो। तो एक तरीके से अमेरिका की और ट्रंप साहब की दोगली नीति भी बाहर सामने आती है, क्योंकि एक तरफ तो वो हमास और इजराइल के बीच में सीजफायर करवा रहे हैं और इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरे नॉन स्टेट एक्टर को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका बिल्कुल ये डबल स्टैंडर्ड सर अमेरिका का तो हर बार ही नजर आता है, और खास तौर पर अगर आतंकवाद की बात करें, वायलेंस की बात करें, तो ये तो हमने देख लिया, हाल फिलहाल में एक्सपोज हो चुका है अमेरिका। जिस तरीके से ये बात कही जा रही थी कि जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया उसके खिलाफ क्या दुनिया में कोई पोलराइजेशन होगा, तो देखिए उसके एक बड़े संकेत तो कम से कम चीन में होने वाली इस महामिलन महाबैठक में ही मिल गए हैं कि तीन बड़ी शक्तियां, उनके प्रतिनिधि, उनके नेता आज तियानजिन में मौजूद हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि आर्थिक हितों की बात एससीओ में जरूर होती है, ऐसे में इस टैरिफ वॉर का भी जिक्र जरूर होगा, क्योंकि चीन भी प्रभावित, रूस भी प्रभावित, और भारत के खिलाफ तो जैसे दुश्मनी ही ट्रंप ने पाल ली है। और देखिए चीन के तियानजिन से अपडेट यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वहां पहुंच चुके हैं और चीन में हो रहे एससीओ समिट में पुतिन शामिल होंगे। कल पीएम मोदी और पुतिन की होनी है मुलाकात, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन पहुंच चुके हैं तियानजिन, चीन एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए। बहुत ही खास मुलाकात। इस वक्त जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, इस वक्त जो अमेरिका की नीति है, यूरोप की नीति है, उन सब के बीच इस बैठक के अपने बहुत सारे अर्थ हैं। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त तियानजिन में मौजूद है, सीधे चलते हैं उनके पास। मनीष, ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर चिंता बड़ी होगी तो ट्रंप की ही बड़ी होगी। कितने फोन मिलाए पीएम मोदी को उन्होंने, आखिरी वक्त तक प्रधानमंत्री ने बात करने से एक तरीके से अवॉइड किया उनको। वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीर अब सामने आने वाली है जिसको लेकर शायद सबसे ज्यादा ट्रंप विचलित हो सकते हैं, क्योंकि चीन में प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, पुतिन भी हैं और चीन के राष्ट्रपति तो हैं। बिल्कुल रवि, इसकी शुरुआत मैं सबसे पहले इस बात से करूंगा कि टीवी9 की टीम इस वक्त तियानजिन में उस जगह पर मौजूद है जहां एससीओ सम्मेलन होना है और जहां दुनिया के 20 देशों के नेता पहुंचेंगे और फिर यहां से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के शुरू होने की बात की जा रही है। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और इस बीच हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह यहां आसपास की कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ी सी जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पर दुनिया भर से लगभग 3000 के करीब मीडिया पर्सनैलिटी आए हुए हैं जो कि यहाँ से कवर करेंगे इस सम्मेलन को।
वहीं दूसरी तरफ इसके ठीक सामने में जो ये बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया भर के 20 देश के नेता जुटेंगे और वो यहाँ पर एससीओ सम्मेलन में अपने देश को न प्रतिनिधित्व करेंगे बल्कि उसका पक्ष भी रखेंगे। लेकिन जो सवाल आपने किया था उसके लिए मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर से जो मीडिया आई है वो आपस में इसी बात की चर्चा कर रही है, जैसे हम लोगों से जब वो बात करती है कि अच्छा ये बताइए कि मतलब ऐसा रेयर होता है या कहिए कि कभी नहीं होता कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष से बात करना चाहे और वो उनसे बात ना करे, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा भारत में हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि चार बार कोशिश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात नहीं की। अभी तक कम से कम ना तो अमेरिका की तरफ से ना भारत की तरफ से इस खबर का खंडन किया गया है, तो इससे साफ लग रहा है कि ये घटनाएं घटी है। और अगर ये घटना घटी है तो जाहिर है कि इस वक्त हम लोग तियानजिन में मौजूद हैं और अगर अमेरिका का सैटेलाइट यहाँ पर काम कर रहा होगा तो जाहिर है कि व्हाइट हाउस यहाँ की एक एक गतिविधि पर नज़र रखने की कोशिश करेगा कि आखिरकार एससीओ समिट में ऐसा क्या हो रहा है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जो जानकारी मुझ तक मिली है उसके मुताबिक एससीओ में एक तियानजिन डिक्लेरेशन जब कल रिलीज किया जाएगा तो तियानजिन डिक्लेरेशन में अगले 10 साल तक सदस्य देश किस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर में डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे उस पर मुख्य तौर पर फोकस किया गया है। एससीओ का जो मुख्य मोटो है वो है विन विन कॉपरेशन, यानी सब एक दूसरे की कैसे मदद करें और किस तरह से आगे बढ़ाएं। और यही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि टैरिफ के जरिए जिस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की बात की गई थी, देखिए चाहे कुछ भी हो, दुनिया का पूरा सप्लाई चेन आज की तारीख में भारत, चीन, रूस, ईरान जैसे मुल्कों पर निर्भर करता है। हालांकि इस क्लब में एक मेंबर और भी है जो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है बल्कि हमेशा कुछ भी की उम्मीद करता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनके भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि एससीओ सम्मेलन शुरू होना है और व्हाइट हाउस इस पर एक एक पल नजर रखे हुए है। बिल्कुल आपके पास आएंगे एक बार फिर से मनीष, और आप देखिए एक बड़ी खबर बता दें फिर से, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच आज मुलाकात होगी, द्विपक्षीय मुलाकात 1:30 बजे, कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय वार्ता होगी और इस पर भी पूरी दुनिया की निगाह है। तियानजिन में मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग, टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर होगी बात। और सबसे बड़ी बात यह टाइमिंग आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कोशिश कर रहे थे वो चाहेंगे उसी हिसाब से पूरी दुनिया की इकॉनमी आगे चलेगी, वो इकॉनमी को ड्राइव करेंगे। नो डाउट एक सुपर पावर है, एक बड़ा कंट्री है, लेकिन जब तियानजिन में रशिया, इंडिया और चाइना के जो शीर्ष नेता एक साथ मिलेंगे और अगर इन तीनों कंट्रीज की बात करें तो पूरी दुनिया भर की वर्ल्ड इकॉनमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मसला अगर एससीओ की बात करें तो 10 मेंबर कंट्रीज जो हैं उनका करीब 23 से 24% का वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। तो क्या यहां पर जो होने वाला है वो एक बड़े काट के तौर पर होगा डोनाल्ड ट्रंप की नीति के सामने? तो मोदी जिनपिंग मुलाकात, किन किन मुद्दों पर बात होगी? नंबर 1 और बहुत जरूरी है ट्रंप टैरिफ। जी हां, ट्रंप टैरिफ पर जवाब मिल सकता है इस मंच से। नंबर 2, डॉलर से हटकर लेन देन को बढ़ावा और यह बड़ा झटका होगा। तीसरी बड़ी बात, व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा। नंबर 4, यूरेशिया में नई धुरी बन सकती है। नंबर 5, सीमा विवाद पर सहमति के आसार है और भारत और चीन काफी आगे इस पर बढ़े भी है। नंबर 6, मेड इन एशिया को बढ़ावा दिया जाएगा और इस तरह से जवाब दिया जाएगा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर। सुशील कुमार सिंघल सर, जिसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये सोचते, इस मुगालते में रहते हैं कि जैसा वो चाहेंगे वैसा वर्ल्ड इकॉनमी होगी, सब उनके सामने झुक जाएंगे। लेकिन जब रूस, इंडिया और चाइना की टॉप लीडरशिप वहां पर होगी और एक मेजर कंट्रीब्यूशन जिस डेटा का मैंने जिक्र किया एससीओ का वर्ल्ड जीडीपी में, यहां पर जो फैसला होगा, यहां जो तय होगा, वो आगे क्या कर सकता है, कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो एससीओ की मीटिंग हो रही है, ये कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि लार्जेस्ट गैदरिंग है, सबसे बड़ी गैदरिंग है। 20 देशों के नेता यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और 10 तो मेंबर हैं ही हैं। और 3 बड़ी इकोनॉमी बहुत समय के बाद में एक साथ मिल रही हैं, भारत, चीन और रूस। और इनकी जस्ट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चीन के राष्ट्रपति से 2 मीटिंग होने वाली हैं। एक अभी दोपहर की बात हो रही है और एक जो शाम को रिसेप्शन होगा उससे पहले एक मीटिंग होगी। तो इस मीटिंग में
मेरे ख्याल से जो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने जब जापान में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि भारत और चीन मिलकर के दुनिया को एक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए दे सकते हैं। तो मेरे विचार से इस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा कि कैसे जो ये वेस्टर्न कंट्रीज ने जो डिस्टर्ब किया हुआ है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, उन्होंने अपनी मर्जी से जो चेंज करते रहते हैं, उस पर एक बहुत बड़ी फोकस रहेगी ग्लोबली, ताकि लोग जो देश परेशान हो रहे हैं, इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसमें एक उनको ऑल्टरनेटिव मिले कि केवल अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज नहीं हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज भी और यूरेशियन कंट्रीज भी हैं जो इस समस्या को एक उसका ऑल्टरनेटिव है। दूसरा, जब हम वापस की बात करें तो मेरा जो विचार है, प्रधानमंत्री जी, जैसा कि इंडिकेशन भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी एंड राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, क्योंकि वो नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप पिछले 6-7 साल से एक तरीके से रुक सी गई थी, उसको वो जंप स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, ये अपने आप में इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो ट्रंप की पॉलिसी जो है भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ है, और रूस के खिलाफ तो खैर जंग ही चल रही है। तो ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट किस तरीके का बन के निकल कर आता है। और देखिए, मोदी जिनपिंग की मीटिंग से पहले तैयारी तेज हो गई है। झंडों से सजा चीन का तियानजिन शहर, सड़कों के किनारे लगे एससीओ सदस्य देशों के झंडे। तो जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए, उन देशों के सदस्य देशों के सम्मान के लिए तियानजिन को उन सदस्य देशों के ध्वज से, झंडे से सजाया गया है। ये तस्वीरें हम उन रास्तों की दिखा रहे हैं जहां रास्तों पर ये झंडे लगे हुए हैं। तो तियानजिन सज कर तैयार है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब आपको बताते हैं एससीओ समिट में आज कब क्या होने वाला है। पूरा जो कार्यक्रम है वो आपके सामने, अगर आज की बात करें, क्योंकि 31 और कल 1 तारीख, अगर 31 की बात करें, सुबह 9:30 बजे क्या होगा, शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक, यानी कि आज का जो कार्यक्रम है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज और कल दोनों दिन का, यानी कि आज 31 और कल 1, दोनों का बहुत ज्यादा जो व्यस्त कार्यक्रम है दोनों दिन का, वो इस वक्त हम आपको पूरा एक-एक करके डिटेल दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर, ज्यादा समय है भी नहीं करना। और देखिए, दोपहर 1:45 आज भारत के मिशन के अधिकारियों से बातचीत होगी और दोपहर 2:30 बजे 2:30 पर म्यांमार के सीनियर जनरल के साथ द्विपक्षीय बैठक होनी है। ये आज के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं, यानी 31 अगस्त की। अब देखिए, कार्यक्रम सिर्फ इतना ही नहीं है। दोपहर 4:30 बजे की बात करें तो आज एससीओ समिट में फोटो सेशन का आयोजन भी होगा। सतीश जी, ये सारी बातें हो रही हैं, अमेरिका, रूस, चीन, इकोनॉमिक एक नया फ्रंट, ये सारी बातें। लेकिन जैसा मनीष ने एक देश का जिक्र छेड़ा, पाकिस्तान का छेड़ा, मतलब एक दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाला देश भी मेंबर है, वो भी यहां पहुंच रहा है। पाकिस्तान का स्टेटस यहां क्या है? उसके इतने सारे चेहरे हैं, वो अमेरिका के इशारे पर नाच भी रहा है, वो चीन में भी पहुंच रहा है, आतंकवाद का प्रोड्यूसर है, और एससीओ हमें नहीं भूलना चाहिए कि टेररिज्म के खिलाफ एक बिगर अलायंस भी है। ये सिर्फ व्यापार या क्षेत्रीय कल्चरल कोalition नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई का एक बड़ा मंच था। बिल्कुल। पाकिस्तान न्यूसेंस न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में ये बातें स्थापित हो चुकी हैं कि किस तरह की व्यवस्था वहाँ पर चल रही है। लेकिन ये एससीओ एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं। तो पाकिस्तान को लेकर एजेंडा तय होना चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा एजेंडा नहीं है भारत के लिए कि उसके कारण से एक बनता हुआ समीकरण, बिल्कुल, जो रूस और चीन के साथ, विशेषकर चीन के साथ उभर कर सामने आए, उसमें वो रोड़ा पैदा करे। तो हमारे कहने की लार्जर हार्ट की जरूरत है यहाँ पर, एक दूरदृष्टि की जरूरत है, क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी, सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए, ऐसी व्यवस्था की गुजारिश भारत की तरफ से होनी चाहिए। क्योंकि जैसे दुनिया बदलती हुई दिखाई दे रही है, पोस्ट टैरिफ पॉलिटिक्स के बाद हम ये जानते हैं कि हम अमेरिका को दुश्मन नहीं बनाना चाहते, इस मंच से भी नहीं। क्वाड के द्वारा भारत ने बड़ी स्मार्टली चीन को भी दुश्मन नहीं बनाया जो अमेरिका चाहता था। तो इस मंच से भी हम अमेरिका को से दूरी नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन सबसे जरूरी मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात, जिस पर भारत, रूस और चीन
तीनों सहमत है। लेकिन एक उत्तर तो बनता था ना ट्रंप को। हाँ, ये बनेगा नहीं, ये मैसेज तो जाएगा ही ट्रंप को, ये ट्रंप को जाएगा 21वीं शताब्दी। बिल्कुल। और सतीश सर, यहां पाकिस्तान की क्या ही इंपॉर्टेंस है। खैर वो मेंबर कंट्री तो है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस से आप जरा देखें, पाकिस्तान जो कि चीन को बहुत अपना अच्छा दोस्त बोलता है, कहीं पर भी कोई प्रमुख हेडलाइंस पाकिस्तान को लेकर चीन में नजर नहीं आ रही। जो जिक्र है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन का हो रहा है सिर्फ और सिर्फ चीन के अंदर, हम देख रहे हैं। अब देखिए एक और बड़ी खबर क्या है, एससीओ समिट से अमेरिका को लग सकता है बड़ा झटका। यूएस विरोधी नया मॉडल पेश कर सकते हैं शी जिनपिंग। एससीओ पश्चिम नेतृत्व वाली व्यवस्था का एक विकल्प है, यह साफ तौर पर कह दिया गया है। जापानी अखबार एफटी में किया गया है यह बड़ा दावा। तो आप देखिए अमेरिका को कैसे जवाब मिलेगा। अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है, यूएस विरोधी नया मॉडल पेश कर सकता है, यानी अमेरिका पर जो निर्भरता है वर्ल्ड इकोनॉमी की, और एक तरह से वहां पर जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई उसकी खाट के तौर पर एससीओ समिट में चर्चा होने वाली। तो दुनिया के नक्शे पर एससीओ की पावर क्या है यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर एससीओ के मेंबर कंट्रीज की बात करें जो कुल मिलाकर 10 है, 40% वैश्विक जनसंख्या आती है, मतलब दुनिया में एक बहुत बड़ा बाजार है। 25% वैश्विक जीडीपी में एससीओ कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन, और इसमें कई ऑब्जर्वर और इसके अलावा पार्टनर कंट्रीज भी है। मतलब क्या है, विकास का जो ग्रोथ इंजन है वो दुनिया के लिए एससीओ ही है। रूस, चीन, ऊर्जा गठजोड़, अगर हम बात करें तो क्या होगा, इससे पश्चिमी देशों को एक बड़ा जवाब मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए विकासशील देश जो हैं उनका झुकाव बनेगा, जैसे अफ्रीकी, सेंट्रल एशिया का समर्थन बढ़ेगा, उनको दिखेगा कि उनकी बात, उनके हित यहां ज्यादा सुरक्षित है। मतलब यही है कि अफ्रीका, सेंट्रल एशिया देश ये अपना समर्थन इस समूह को बढ़ाएंगे। सेना सुरक्षा सहयोग भी बढ़ेगा। इससे क्या हासिल होगा, रणनीतिक मजबूती भी मिलेगी और अमेरिका विरोध का गठजोड़ जो है वो बनेगा। मतलब चीन, रूस, भारत के रिश्ते और मजबूत होंगे। एक नए ध्रुव की तरह अगर देखा जाए, अमेरिकन जो एक मोनोपोली चलाने की कोशिश हो रही है उसके खिलाफ ये बनता नजर आएगा। अब आप देखें एससीओ बनेगा भारत और चीन के रिश्तों का क्या टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बीते 5 साल की बात करें, पहले जो हमने देखा था कि किस तरह से जो गलफान झड़प के बाद जो हालात बने थे, क्या उन हालातों में एक बड़ा जो बदलाव है वो आएगा। देखिए 7 साल के बाद चीन के दौरे पर प्रधानमंत्री, यानी कि आखिरी जो था वो साल 2018 में गलफान संघर्ष, इस झड़प के बाद संबंधों का एक नया अध्याय अब देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, चीन में पीएम के भव्य स्वागत में झलक दिखी और द्विपक्षीय रिश्तों में मजबूती पर भी मंथन होगा। इस बीच ट्रंप भी काफी नाराज चल ही रहे हैं, जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि ट्रंप को लेकर कई सारी चीजें तो चली रही हैं। देखिए सीमा विवाद पर जिनपिंग के साथ बातचीत मुमकिन है, आपसी व्यापार और निवेश पर भी मंथन हो सकता है। अमेरिका की आक्रामकता और दबाव का जवाब भी इससे मिल सकता है और चीन में मोदी के यूएस विरोधी रुख की तारीफ भी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस पर एक स्टैंड लिया है और यह उत्तर शायद अपेक्षित था। इसका ये आना स्वाभाविक लग रहा था जिस तरीके से ट्रंप ने इस पूरे मैटर को हैंडल किया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि इस पूरे एससीओ से जो आउटकम है, एक्सपेक्टेड यानी कि अपेक्षित आउटकम है, उसमें एक चीज तो दिखाई दे रही है कि ट्रंप की जो भी नीति है उसने इन देशों को और करीब लाया है और एक कॉमन ग्राउंड तैयार कर दिया है, जिससे ये देश और करीब आने की कोशिश में लगे हुए। और देखिए भारत चीन संबंधों का नया अध्याय कैसे होगा, किन किन मुद्दों पर सहमति हो सकती है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे विषय जरूर है। दोनों पड़ोसी देश हैं, बड़े देश हैं। दोनों देशों में अगर देखा जाए सतत सुदृढ़ स्थिर विकास को बढ़ावा मिल सकता है और एससीओ समिट में सार्थक परिणाम की भी उम्मीद जताई जा रही है। सफल राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए एक दूसरे का ये समर्थन कर सकते हैं। अब आप देखिए चीन 2026 ब्रिक्स समिट की मेजबानी में भारत का समर्थन करेगा, तो भारत उसी एक साल बाद यानी 2027 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी में चीन का समर्थन करेगा। राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के लिए सहयोग, दोनों देशों के बीच बहुत जल्द सीधी उड़ान दोबारा से शुरू होगी। दोनों देशों के बीच वीजा सुविधाओं पर भी एक आम सहमति बनती नजर आएगी। सीमा पार नदियों पर संवाद बनाए रखने पर सहमति और साथ ही साथ लिपुलेख, शिपकिला और नाथुला दर्रा के जरिए व्यापार दोबारा से शुरू होगा। व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाने पर एक आम सहमति बनती नजर आएगी। और बहुत जरूरी क्या है, सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त रूप से शांति और सौहार्द बनाना, यह बहुत अहम रहने वाला है।
बिल्कुल, और जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं, सारे विषय हैं, इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि चीन भी कोशिश करेगा कि भारत के साथ बातचीत के जरिए संबंधों को बेहतर किया जाए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तियानजिन में ही मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, बस थोड़ा सा ही वक्त है तियानजिन में जो मुलाकात होनी है, जो एक्सपेक्टेड मीटिंग है कि इससे कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा। चीन के पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत उसके लिए आज की तारीख में क्यों जरूरी हो गया है, और भारत के सहयोग से चीन किन लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, तब जबकि भारत के साथ कुछ ऐसे विवाद हैं जिनको लंबे समय तक सुलझाया नहीं जा सका और बार बार वो मुद्दे चुभते जरूर हैं दोनों देशों को। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होनी है, और जिस जगह पर ये मुलाकात होगी वहाँ पर दोनों देशों के जो डेलीगेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब पहुँच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होटल से निकलकर और उस जगह पर पहुँचने वाले हैं। ये तो अभी का अपडेट है। अब बाकी मैं ये कह सकता हूँ आपको कि जब TV9 की टीम चीन के तियानजिन में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से बात कर रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चीन के लिए तो मतलब ये मनचाही मुराद पूरी होने वाली बात है। चीन और रूस का सपना था कि SCO को एक ऐसे मंच के तौर पर तैयार करें जो अमेरिका को चुनौती देगा। अमेरिका की और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नासमझियों की वजह से, उनकी तुगलकी टैरिफ नीति की वजह से ऐसा माहौल तो बन गया है, लेकिन ये भी बात है कि छोटे छोटे इस तरह के डिसीजन की वजह से ऐसा नहीं है कि भारत एकदम यू टर्न ले लेगा अपनी विदेश नीति को लेकर और चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ कोई गठबंधन बनाने जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि भारत अपने किसी भी दबाव में आए बगैर अपना जो संतुलन की नीति है उसको अपनाएगा। वरना मुराद तो चीन की यही है कि भारत उनके साथ हो जाए और फिर रूस, चीन और भारत मिलकर अमेरिका को चुनौती दें, लेकिन ऐसा भी नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच जब मुलाकात होगी तो उसमें पहली बात तो है कि बायलैटरल इश्यूज पर चर्चा होगी कि कैसे सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखा जाए, जो चीन और भारत के बीच व्यापार है उसमें कैसे संतुलन स्थापित किया जाए, और इन सब से बढ़कर चीन को 2 कदम आगे बढ़कर ये बताना पड़ेगा कि उस पर भरोसा कैसे किया जाए। क्योंकि अगर बीते 10 साल का ही इतिहास देखें, एक बार के लिए आप 1962 के बाद दोबारा मौका दिया गया जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी, तब चीन के साथ एंगेजमेंट बढ़े। 2014 से 2020 के बीच में मल्टीलेटरल और बायलैटरल कुल मिलाकर मोदी जिनपिंग के बीच 18 मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद भी गलवान हुआ। उसके बाद भी 3 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को मदद की। इन सब बातों को नजर में रखते हुए ये मुलाकात होगी, तो आप समझ सकते हैं कि इस मुलाकात के मायने दोनों मुल्कों के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितने अहम हैं। बिल्कुल, आपने ये सही बोला, और हमने देखा भी कि कई बार जो कोशिश है वो की है दोनों देशों ने, लेकिन हर बार चीन की तरफ से एक तरह से उस कॉन्फिडेंस को, उस विश्वास को ही तोड़ने का जो काम किया गया, ये एक वो रेखा है जो कि भारत की तरफ से भी खींची गई है। अब आप देखिए, एक बड़ी खबर है लिपुलेख पर नेपाल की आपत्ति। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लिपुलेख पर नेपाल की आपत्ति। भारत चीन व्यापार समझौते पर आपत्ति जाहिर की गई है नेपाल की तरफ से। जिनपिंग से मुलाकात में आपत्ति जताई है। तो आपको बता दें कि पार्टनर कंट्रीज के तौर पर जो नेपाल है उसकी भी लीडरशिप मौजूद है SCO समिट में। लिपुलेख पर नेपाल की तरफ से यहां पर आपत्ति जाहिर की गई है। भारत चीन व्यापार समझौते पर नेपाल ने आपत्ति जाहिर की है। जिनपिंग से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नेपाल की तरफ से यह आपत्ति क्या है, क्या डिटेल मिल रही है इस मुलाकात को लेकर, मनीष जरा बताइए। देखिए, चूंकि चीन के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं और माफ करिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और फिर वो SCO सम्मेलन में एक पार्टनर कंट्री के तौर पर है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि 3 तारीख को जब चीन का मिलिट्री परेड होगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री उस मिलिट्री परेड में भी शामिल होंगे। तो नेपाल में खास करके जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की हमेशा से पॉलिसी रही है कि चीन के साथ बहुत नज़दीकियां रखा जाए, लेकिन असली बात आ रही है कि जब भारत और चीन के बीच व्यापार होगा तो जो कुछ पॉइंट है, जिसमें से लिपुलेख है, लिपुलेख के जरिए भारत और चीन के बीच सामान की आवाजाही भी होती है,
तो उसको लेकर नेपाल का ये दावा है कि लिपु लेक नेपाल के हिस्से में है। हालांकि इसको लेकर भारत सरकार ने लगातार कहा है कि भारत और नेपाल के बीच जो भी सीमा से संबंधित कुछ असहमतियां हैं उनको बातचीत के जरिए सॉल्व किया जाएगा। लेकिन नेपाल की आंतरिक राजनीति में जानबूझकर इस मुद्दे को उकसाया जाता है और मैं चीन में रहकर ये बात कह सकता हूं कि इसमें चीनी हस्तक्षेप कितना महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि नेपाल की राजनीति को किस कदर एंटी इंडिया तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में आप सोचिए कि यही तो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, जहां पर पाकिस्तान एससीओ का मेंबर है, जहां पर पार्टनर कंट्री के तौर पर नेपाल आया है। भारत और नेपाल के बीच में सदियों पुराने संबंध हैं, लेकिन चीन चाहता है कि नेपाल और भारत के बीच वो संबंध अब वैसे ना रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों पर किसकी जो है सो खराब नजर पड़ी वो भी हम सब देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारत के सीमा से संबंधित हो या भारत के रणनीतिक हित से संबंधित अगर कोई कदम उठाया जा रहा है और चीन में रहकर अगर नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या उस पर कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उम्मीद करना कि चीन और भारत मिलकर अमेरिका से लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो दिन में तारे निकलने से भी ज़्यादा बड़ी असंभव वाली बात है। सीधी सी बात है, भारत आज की तारीख में एक बड़ा ग्लोबल पावर है और इसकी अनदेखी चीन नहीं कर सकता है। इसीलिए भारत का साथ उसको चाहिए, लेकिन भारत वही करेगा जो भारत के हित में है। और भारत के हित में है कि वो दुनिया के हर मुल्क के साथ अपने जो रिलेशनशिप है उसको अपने ज़रूरत के मुताबिक डिफाइन करे। भारत के दुनिया के साथ के रिश्ते को चीन और पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन में आए तो ऐसा लगा जैसे कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने देश की राजधानी आता है, क्योंकि पाकिस्तान आज की तारीख में चीन के रहमो करम पर चलता है। लेकिन भारत को पूरी दुनिया आज उस नजर से देखती है जहां पर उन्हें लगता है कि ग्लोबल मंच पर भारत की एक भूमिका है और इसीलिए व्हाइट हाउस से लेकर हर मनीष ने काफी हद तक क्लियर भी किया भारत ने भी कि आखिर उसकी सीमा कहां था, कि भारत ने बता भी दिया कि ना ही अगर विश्व पटल की बात करें कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है, सबसे सर्वोपरि होता है वो होता है राष्ट्र। बिल्कुल मनीष, और देखिए जिस तरीके से इकोनॉमिक फ्रंट पे ही बात कर दे तो चीन और भारत जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी और भी तिमाही में भारत ने जो जीडीपी ने ग्रोथ दिखाई है उससे भी ये संकेत साफ है कि किस तरीके से ये ध्रुव है एक वैश्विक आर्थिक विकास का। और देखिए इस बीच एक और खबर आपको बता रहे, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पीएम मोदी से बात। मोदी जेलेंस्की में फोन पर बात हुई, यूक्रेन युद्ध और शांति प्रयास पर चर्चा हुई। जेलेंस्की ने ट्रंप यूरोपीय नेताओं से बातचीत की जानकारी दी। पीएम ने कहा शांति के हर प्रयास का भारत समर्थन करता है। तो मोदी और जिनपिंग मुलाकात, युद्ध विराम की जमीन तैयार। अब देखिए बिग वॉल के जरिए पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। तो यहां पर एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस की मौजूदगी, और इसी मौजूदगी पर तो पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी की जिनपिंग पुतिन से होगी द्विपक्षीय वार्ता। बिल्कुल, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस वार्ता में क्या निकलकर सामने आता है। वार्ता में युद्ध विराम पर कोई रास्ता निकल सकता है, यह अपेक्षा है। ट्रंप पुतिन मुलाकात के बावजूद शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ी, वहां पे भी हमें गौर करना होगा कि वहां मीटिंग फेल हुई है, यहां एक्सपेक्टेशन हाई है। अब देखिए, आप चीन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी से जेलेंस्की ने फोन पर बात की। एससीओ समिट से पहले जेलेंस्की पर फोन से बात, यह बहुत अहम हो जाती है। मोदी ने संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की बात कही, यानी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने वही कहा कि सिर्फ शांति से, बातचीत से, डिप्लोमेसी से ही रास्ता निकल सकता है। रवि, तो जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं, एक तरफ एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, दूसरी तरफ कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी हैं जिनको हमें देखना होगा। चूंकि ये सभी देश पड़ोसी देश हैं, इनके सीमाओं के भी विवाद हैं, कई सारे हित हैं जिनमें एक लंबा टकराव भी रहा है। तो वो कॉमन ग्राउंड क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और कुछ देर में देखिए होटल से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जानकारी सामने आ रही है, आपको देते चले। एससीओ समिट में जिनपिंग से मुलाकात होनी है और उसके लिए ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ ही देर में होटल से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9:30 बजे का समय है, थोड़ा ही समय बचा है, तो निश्चित तौर पर अब इंतजार हो रहा है कि कब जाएंगे और कब ये मीटिंग शुरू होगी। द्विवेदी सर, जैसा कि हमने मनीष को भी सुना, मनीष कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि चीन के साथ भारत जाएगा और अमेरिका के खिलाफ फ्रंट खोल देगा। ट्रंप इकलौते कारण नहीं हो सकते कि भारत चीन जैसे देशों की सारे विवाद को खत्म करके और एक साथ आ जाए। वो कॉमन ग्राउंड क्या होगा जो चीन तैयार कर सकता है ताकि भारत के साथ एक
पटरी पर चीजें आ सके और जिसकी कल्पना कर रहा है चीन या रूस मिलकर कि एक वैश्विक ध्रुव बना है जिसमें आर्थिक और सामरिक और दुनिया का सबसे बड़ा बाजार इस तरफ आ जाए, ईस्ट की तरफ आ जाए। जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस प्रकार की अवधारणा होती है और ट्रंप ने और अमेरिका ने इसको विलय कर दिया। फिर भी मैं ये कहूँगा कि ट्रंप को, हम लोग बड़े प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो हम लोगों को ट्रंप को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, उनको इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। पर दूसरी बात, जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, पिछले 1 वर्ष से ये बात कह रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी इस बात की तरफ हल्का हल्का इंडिकेट कर चुके हैं बिल्कुल कि हम लोग पूरी तरीके से वेस्ट का कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं करेंगे। Exactly. और जो डी डॉलराइजेशन, बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए वक्त बहुत कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। और अमेरिका हो या फिर भारत, इस पूरे टैरिफ विवाद की तरफ से, टैरिफ विवाद के बीच बार बार दोनों कंट्रीज की तरफ से यह जरूर बोला गया है कि हां, टैरिफ विवाद एक मसला जरूर है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त जरूर हैं।